नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम डाउन टू अर्थ मैगजीन का एनालिसिस करने वाले हैं। अप्रैल 2021 मंथ में इस मैगजीन के जो 2 एडिशंस आए हैं उनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है स्टडी विद सार्थक। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं बाय सर्चिंग माय यूजर नेम सार्थक शर्मा 151। कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल होगा अ गुड फर्स्ट ड्राफ्ट। रिसेंटली नीति आयोग के द्वारा ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट पॉलिसी को रिलीज किया गया है। अब इस पॉलिसी में क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सेकंड आर्टिकल होगा पावर गेम्स। जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं एंड जो बैटरीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर किस कंट्री की डोमिनेंस है, सप्लाई चेन के ऊपर किसकी डोमिनेंस है, ये हम सेकंड आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। थर्ड आर्टिकल होगा मास पॉवर्टी इज बैक इन इंडिया। प्यू रिसर्च सेंटर एक वॉशिंगटन डीसी बेस्ड थिंक टैंक है जिसने रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की है और उन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि मास पॉवर्टी वापस इंडिया में आ चुकी है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये हम थर्ड आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ एंड लास्ट आर्टिकल होगा नॉट जस्ट एनीवेयर। काफी इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि एमजी नरेगा स्कीम के तहत जो वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, काफी ज्यादा मात्रा में वो बनाए जाते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। जिस पर्पस के लिए वो बनाए जाते हैं उन पर्पसेस के लिए ज्यादातर इन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। तो ये 4 आर्टिकल्स हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है अ गुड फर्स्ट ड्राफ्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। नीति आयोग के द्वारा रिसेंटली ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट पॉलिसी फ्रेम की गई है। ये एक ड्राफ्ट है, इसका फाइनल एडिशन अभी नहीं आया है एंड इट इज एन एक्सट्रीमली वेलकम डेवलपमेंट। लास्ट ईयर 2020 में जिस समय पर पहला लॉकडाउन कंट्री में लगा था बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, हम सभी ने ये देखा है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं कितनी ज्यादा तकलीफ में वो थे। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स चल करके उन्हें अपने होम टाउन्स में वापस आना पड़ा। ना उनके पास खाने के लिए राशन था, ना पीने के लिए पानी था, इवन क्लोथ्स उनके पास ढंग के नहीं थे। एंड इस स्ट्रेस सिचुएशन में कई माइग्रेंट्स ऐसे थे जिनका रास्ते में ही देहांत हो गया, दे डाइड बिकॉज ऑफ इट। तो काफी ड्रास्टिक सिचुएशन हमने लास्ट ईयर देखी थी और इस वजह से एक नेशनल माइग्रेंट पॉलिसी कंट्री में होना काफी इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से ये पॉलिसी का बनाया जाना एक एक्सट्रीमली वेलकम डेवलपमेंट है। इसकी नीड, जैसे मैंने आपको बताया, ये अराइज हुई है, अर्जेंसी अराइज हुई है बिकॉज ऑफ द इनॉर्मस सफरिंग जो कि कंट्री के जो सर्कुलर माइग्रेंट्स हैं उनके द्वारा फेस की गई ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन इन 2020। सर्कुलर माइग्रेंट्स कौन होते हैं? जो कि शॉर्ट टर्म के लिए माइग्रेट करते हैं। प्राइमरली वो क्या करते हैं, किसी जगह पर जहां पर डिमांड है वहां पर जाकर के कुछ काम करते हैं जैसे कि लेबर वर्क, और जो पैसा वो कमाते हैं उसे वो अपने घरों में, होम टाउन में अपनी फैमिली के लिए वापस रेमिट कर देते हैं। तो इस तरह से सर्कुलर माइग्रेंट्स वर्क करते हैं एंड इनॉर्मस सफरिंग उन्होंने एंड्योर की है 2020 में। पॉलिसी में जो ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई गई है इसमें सर्कुलर माइग्रेंट्स की इंपॉर्टेंस हमारी इकोनॉमी के लिए रिकॉग्नाइज की गई है। कहा गया है कि सर्कुलर माइग्रेंट्स बैकबोन है इंडिया की इकोनॉमी की। अगर हम बात कर रहे हैं एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज जीडीपी ये सर्कुलर माइग्रेंट्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है और इनके वेलफेयर के लिए स्टेप्स लेना भी जरूरी है। येट इतनी इंपॉर्टेंस होने के बाद भी अब तक क्या होता है कि टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि अनसर्टेन प्रिकेरियस जॉब्स में ये एम्प्लॉयड होते हैं। इनकी कोई गारंटी नहीं है कब इन्हें काम से निकाल दिया जाए। बिना कॉन्ट्रैक्ट्स के, बिना डॉक्यूमेंट्स के ये काम करते हैं एंड इसी वजह से जरूरत पड़ने पर जब क्राइसिस सिचुएशन हो जाती है तो उसमें वो जो स्टेट्स के द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा है उसे भी क्लेम नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि सफरिंग ये फेस करते हैं क्राइसिस सिचुएशन में और ऐसा ही 2020 में भी हुआ है। जब पहली बार कंट्री में लॉकडाउन इंपोज किया गया तो काफी हॉरिफिक सीन्स देखे गए बिकॉज जो माइग्रेंट्स हैं उनके पास किसी तरह की अर्निंग्स नहीं बची थी, उनके पास किसी तरह की लाइवलीहुड नहीं थी और जो उनकी सेविंग्स थी उसे वो स्पेंड कर चुके थे। किसी तरह
तरह का सोशल प्रोटेक्शन उन्हें नहीं मिल रहा था अपने एम्प्लॉयर्स से या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स से, बिकॉज जो एम्प्लॉयर्स थे उनके खुद के काम बंद हो चुके थे और जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो भी अपने जो उनके कॉन्ट्रैक्ट पर लाए हुए माइग्रेंट वर्कर्स थे उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो लॉकडाउन की वजह से हॉरिफिक सीन्स देखे गए। अब जो ड्राफ्ट पॉलिसी है इसमें क्लियरली हाईलाइट किया गया है कि माइग्रेंट वर्कर्स बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं टू सच काइंड ऑफ क्राइसिस सिचुएशन, और ये कहा गया है कि जो 2020 में ऑब्जर्व किया गया ये ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से ये ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई गई है। अब इस पॉलिसी में एक राइट्स बेस्ड अप्रोच को अपनाया गया है। देखिए जो ड्राफ्ट है उसमें दो तरह की अप्रोच डिस्क्राइब की गई है। पहली अप्रोच में फोकस किया जाता है कैश ट्रांसफर पर, और स्पेशल कोटा बनाया जा सकता है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, उन्हें रिजर्वेशन लोकली प्रोवाइड किया जा सकता है एंड सो ऑन। तो ये वेलफेयर स्टेप्स उनके लिए लिए जा सकते हैं। ये पहली अप्रोच है जिसे हम कहेंगे हैंड आउट अप्रोच। लेकिन दूसरी अप्रोच क्या है कि जो कम्युनिटी है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनकी कैपेबिलिटी को ही हम एनहांस करें, उन्हें हम आत्मनिर्भर बनाएं ताकि किसी और के ऊपर उन्हें डिपेंडेंट ही न रहना पड़े। तो पॉलिसी में ये जो पहली हैंड आउट अप्रोच है इसे रिजेक्ट किया गया है, लेकिन जो दूसरी अप्रोच है जिसे कहा जा रहा है राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क या फिर राइट्स बेस्ड अप्रोच, इस पर काम किया गया है। तो एम हम कह सकते हैं इस पॉलिसी का ये है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी पोटेंशियल को बढ़ाया जाए, किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी पोटेंशियल के ऊपर उसे रिमूव किया जाए, और साथ ही साथ टेम्परेरी या फिर परमानेंट इकोनॉमिक और सोशल एड्स हालांकि प्रोवाइड किए जाते हैं और वो प्रोवाइड किए जाते भी रहेंगे, लेकिन ये एक रादर लिमिटेड अप्रोच होती है। अल्टीमेटली हमें जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होगा, उन्हें स्ट्रेंथन करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या पहले से कोई लीगल प्रोविजन हमारे पास मौजूद है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 में इनैक्ट किया गया था। इस एक्ट में कुछ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। या आप यहां पर याद रखिए, ये सिर्फ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक्ट बनाया गया है। किसी एक स्टेट में अगर कोई वर्कर इधर से उधर जाता है तो उसके लिए ये एक्ट नहीं है, और यहां पर सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ही प्रोविजन है। तो इस एक्ट में यह कहा गया है कि जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर ले जाकर के किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय कराते हैं या फिर किसी और काम में लगाते हैं, तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो माइग्रेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले तो उन्हें लाइसेंस्ड होना चाहिए। बिना लाइसेंस के वो कॉन्ट्रैक्ट पर वर्कर्स को रिक्रूट नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स वो दूसरे स्टेट में ले जा रहे हैं उन्हें रजिस्टर करना जरूरी है। और थर्डली, जो उनके अंडर माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें एक पासबुक इशू करनी जरूरी है जिसमें उस वर्कर की आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये सभी जो भी ऑब्लिगेशंस हैं ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए इस एक्ट में रखे गए हैं। और भी काफी सारी गाइडलाइंस हैं, जैसे कि मिनिमम वेजेस इंश्योर करनी सभी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जरूरी है। सोशल प्रोटेक्शन इंश्योर करना जरूरी है, जैसे कि रहने के लिए घर होना चाहिए, अकोमोडेशन उन्हें प्रोवाइड करना है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड की जाए, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग उन्हें प्रोवाइड की जाए, जैसे कि अगर वो माइनिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रोविजंस भी रखे गए हैं। एंड अगेन ऑब्लिगेशन है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उसे ये सब चीजें प्रोवाइड करनी है। दिसंबर 2011 में स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई, और इस रिपोर्ट में यह ऑब्जर्व किया गया कि वर्कर्स का जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो ऑब्लिगेटरी रजिस्ट्रेशन है अंडर दिस एक्ट, वो काफी लो है। मींस सभी वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से जब सबका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जो प्रोटेक्शंस प्रोवाइड किए जाने हैं उनका भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट में यह कंक्लूड किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कंक्रीट, कोई रॉबस्ट ऐसे स्टेप्स नहीं लिए हैं जिसके फ्रूटफुल एफर्ट्स देखे जाएं थ्रू दिस एक्ट। कोई कंक्रीट स्टेप नहीं है कि मैंडेटरीली सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को रजिस्ट्रेशन करना है, सभी को जो वर्कर्स हैं उन्हें सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं। इसकी मॉनिटरिंग के लिए रॉबस्ट स्टेप्स नहीं लिए गए हैं, एंड इसी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स, बिकॉज जो बेनिफिट्स इंश्योर किए जाने हैं वो उन्हें मिल ही नहीं पा रहे हैं। अगर जनरलाइज करें तो ये जो एक्ट है इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। माइग्रेंट वर्कर्स क्या इश्यूज फेस करते हैं ये समझना जरूरी है अगर इन इश्यूज को हम एड्रेस करना चाहते हैं। इसमें 4 बड़े इश्यूज आ जाते हैं। पहला इशू है रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंटेशन एंड आइडेंटिटी। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ज्यादातर वर्कर्स जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, आइडेंटिटी प्रूफ्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट जो सरकार के द्वारा सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, उसका बेनिफिट ये माइग्रेंट वर्कर्स नहीं उठा पाते हैं। सेकंड बड़ा इशू है हाउसिंग का,
अकोमोडेशन का, बिकॉज कई बार देखा जाता है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, बिकॉज उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो इस वजह से कोई बेनिफिट उन्हें नहीं मिल पा रहा है। एंड कई बार अगर वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं तो वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ही रहना शुरू कर देते हैं या फिर फुटपाथ पर सोना शुरू कर देते हैं, प्रॉपर हाउसिंग उन्हें नहीं मिल पाती है। इसके बाद थर्ड इशू है लिमिटेड एक्सेस टू द फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑब्वियसली अगर उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो मान लीजिए कोई माइग्रेंट वर्कर बिहार से न्यू दिल्ली आता है, अब यहाँ पर आकर के अगर उसे बैंक अकाउंट खोलना है तो उसके लिए ऑब्वियसली नो योर कस्टमर KYC नॉर्म्स की जरूरत है और उसके लिए आइडेंटिटी कार्ड चाहिए जो उस वर्कर के पास नहीं है। इस वजह से फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ ये माइग्रेंट वर्कर्स नहीं जुड़ पाते हैं। और लास्ट इशू है पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इशू है, बिकॉज माइग्रेंट वर्कर्स बहुत फ्रीक्वेंटली जहां पर डिमांड होती है उसके हिसाब से वो माइग्रेट करते हैं काम की तलाश में। ऐसे में जब भी वो अपनी जगह बदलते हैं वो बार बार वोटर ID कार्ड उस जगह का नहीं बनाते हैं। एंड ऑब्वियसली वोट वहीं पर किया जा सकता है जहां पर आपका वोटर ID कार्ड बना हुआ है। इस वजह से इनका पॉलिटिकल एक्सक्लूजन हो जाता है, बिकॉज ये अपने राइट टू वोट को ही एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। जनरलाइज करें तो ये डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो कि माइग्रेंट वर्कर्स के द्वारा फेस किए जाते हैं और इन्हें एड्रेस करना जरूरी है। एड्रेस करने के लिए इस ड्राफ्ट पॉलिसी में कुछ की रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। ये क्या रिकमेंडेशंस हैं डिस्कस कर लेते हैं। पहला रिकमेंडेशन है कि माइग्रेशन को हमें फैसिलिटेट करना है। देखिए माइग्रेशन को रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये डेवलपमेंट प्रोसेस में एक इंटीग्रल पार्ट है, तो इसको हमें ऐसे नहीं सोचना है कि इससे हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ हिंडर हो रही है, बल्कि हमें इंटरनल माइग्रेशन को फैसिलिटेट करना है, बट अपने वर्कर्स को हमें स्ट्रेंथन करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। सेकंड रिकमेंडेशन है सेंट्रल डेटाबेस। एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया जाएगा जिसमें सभी माइग्रेंट वर्कर्स का डेटा होगा। अब इसका फायदा यह है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है उसे फिल किया जा सकता है। कुछ जगह हैं जैसे कि न्यू दिल्ली है या फिर मुंबई है, यहाँ पर वर्कर्स की डिमांड काफी ज्यादा है, और कुछ जगह होती हैं जैसे कि बिहार और यूपी में मैक्सिमम ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर वर्कर्स की सप्लाई ज्यादा है। तो डिमांड को सप्लाई के साथ जोड़ा जा सकता है और मैक्सिमम बेनिफिट सोशल वेलफेयर स्कीम्स के वर्कर्स तक पहुंचाए जा सकते हैं, बिकॉज उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो ये रिकमेंड किया गया है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है माइग्रेशन रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे हाई माइग्रेशन जोन्स में, जहां पर ज्यादा वर्कर्स माइग्रेट करते हैं, और इन रिसोर्स सेंटर्स में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये काम होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इन सेंटर्स पर स्किल बिल्डिंग की जाए, जो माइग्रेंट्स हैं उन्हें ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग एजुकेशन। जो वर्कर्स माइग्रेट कर रहे हैं उनके बच्चे भी कई बार उनके साथ माइग्रेट करते हैं, और इन बच्चों को एजुकेशन के साथ जोड़ना, मेन स्ट्रीम करना जरूरी है। अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाएगी कि इस काम को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाए। माइग्रेंट जो बच्चे हैं उन्हें मैप किया जाएगा, बिकॉज इसके लिए पहले डेटा होना जरूरी है कि कितने बच्चे माइग्रेट कर रहे हैं, एंड लोकल लैंग्वेज में टीचर्स अवेलेबल कराए जाए माइग्रेंट डेस्टिनेशंस में, इसका भी प्रबंध किया जाएगा। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है शेल्टर एंड अकोमोडेशन। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाएगी कि जितने भी नाइट शेल्टर्स या फिर शॉर्ट स्टे होम्स होते हैं, सीजनल अकोमोडेशन प्रोवाइड करना माइग्रेंट्स को, इनसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन्हें एड्रेस किया जाए। और लास्ट रिकमेंडेशन है ग्रीवांस हैंडलिंग सेल्स। नालसा, दैट इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा जॉइंटली ये ग्रीवांस हैंडलिंग सेल्स बनाए जाएंगे, और जितने भी इश्यूज हैं रिगार्डिंग द माइग्रेंट वर्कर्स, जैसे कि अगर उनकी ट्रैफिकिंग की जा रही है या फिर मिनिमम वेजेस उन्हें नहीं मिल रही है, वर्क प्लेस पर उनका अब्यूज किया जा रहा है, ऐसे जितने भी इश्यूज हैं उन्हें यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा और लीगल रिस्पॉन्स को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। जल्द से जल्द इन सभी इश्यूज को रिजॉल्व करने की इन ग्रीवांस हैंडलिंग सेल्स में कोशिश की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस इस ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट पॉलिसी में नीति आयोग ने प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट हम वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली नीति आयोग का ये ड्राफ्ट एक वेलकम मूव है, बिकॉज इसके थ्रू जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो एक इंटीग्रल पार्ट है डेवलपमेंट का, उन्हें हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फॉर्मल वर्कफोर्स के साथ। बहुत सारे सोशल बेनिफिट्स उन्हें प्रोवाइड किए जाने हैं थ्रू दिस नेशनल पॉलिसी। सरकार और भी काफी सारे मेजर्स और स्टेप्स ले रही है ताकि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उन्हें पोर्ट किया जा सके।
जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पोर्टेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया है। लगभग 17 स्टेट्स में इस समय पर यह स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही राशन कार्ड होता है, किसी भी स्टेट में जाकर के जो कोटा है उसके हिसाब से आपको राशन मिल सकता है। तो ऐसी पोर्टेबल वेलफेयर स्कीम्स पर सरकार काम कर रही है। अगेन ये भी एक वेलकम मूव है और ऐसे इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर को इंश्योर किया जा सके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, पावर गेम्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। नियोडीमियम, मॉलिब्डेनम, टाइटेनियम, लिथियम, कोबाल्ट, वेनेडियम, ये सभी वो क्रूशियल एलिमेंट्स हैं जो वर्ल्ड का ट्रांजिशन हो रहा है फॉसिल फ्यूल से ग्रीनर फ्यूल्स की तरफ, उसके लिए काफी क्रूशियल हैं, काफी उपयोगी हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज इन सभी एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है बैटरीज को बनाने के लिए, एंड ऑब्वियसली बैटरीज में ही हम पावर को स्टोर कर सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स हालांकि पीरियोडिक टेबल में स्कैटर्ड है, कई जगह पर पाए जाते हैं। एजेस से हमें इनके बारे में जानकारी भी है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ देयर यूनिक प्रॉपर्टीज। ऐसे ही 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जिसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल के बॉटम में ये एलिमेंट्स मिलते हैं और उनके पास रिमार्केबल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। कुछ के पास ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि वो एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, मिनिमम लॉसेस के साथ एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये सभी हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड ये भी बैटरीज के लिए काफी क्रूशियल है। न्यू एनर्जी एरा में बैटरी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसा इसलिए बिकॉज अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें, जैसे कि सोलर एनर्जी है या फिर विंड एनर्जी है, 24/7 हमें ये एनर्जीज नहीं मिल सकती हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी की बात करें तो जितनी देर सूरज रहेगा उतनी देर ही हम सोलर एनर्जी को कलेक्ट कर सकते हैं, बट बैटरीज में स्टोर करके रात के समय में भी सोलर एनर्जी का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस वजह से न्यू एरा में जब हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, तो ऐसे में बैटरी की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, स्पेशली व्हीकल्स को पावर करने के लिए। रेयर अर्थ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कहां हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि स्कैंडियम है, यूट्रियम है, और इसके अलावा जो 56 से 72 के बीच में ये सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं। लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं एंड हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। तो ये सभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो कि बैटरीज बनाने में काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब इसेंशियली किसी भी बैटरी की अगर हम बात करें उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड होता है और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये 3 मेन पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट एंड डिस्चार्ज करने के लिए। डिफरेंट मिनरल्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, जो हमने रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात की है, उनका इस्तेमाल किया जाता है इन पार्ट्स को बनाने के लिए डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी। जैसे कि अगर हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज की जाने वाली रिचार्जेबल बैटरीज की बात करें तो उसमें निकल मेटल हाइड्राइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट पर्पसेस के लिए बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोबल डिमांड सबसे ज्यादा लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ग्रेफाइट की ज्यादा है बिकॉज ये जो लिथियम आयन डोमिनेंट बैटरीज हैं जिनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, उन्हें पावर करने के लिए, इलेक्ट्रिक कार्स को पावर करने के लिए, पावर ग्रिड्स में बहुत ज्यादा उपयोग है लिथियम आयन बैटरीज का, और इनके लिए ये सभी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और इन्हीं की डिमांड भी ज्यादा है। अब इन एलिमेंट्स की सप्लाई चेन में क्या अनसर्टेनिटीज हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी रीजन अनसर्टेनिटी के पीछे ये है कि ये मिनरल्स ज्यादातर कुछ ही पॉकेट्स हैं, कुछ ही जगह है वर्ल्ड में जहां पर कंसंट्रेटेड है, एंड सेकेंडली उससे भी कम प्लेयर्स हैं जो कि सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहे हैं। लिथियम का हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं। इन थ्योरी लिथियम सफिशिएंटली अवेलेबल है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, सी वाटर में भी पाया जाता है। सबसे ज्यादा लिथियम रिसोर्सेज हैं अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली में, 54% ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम रिसोर्सेज। इसी वजह से इस रीजन को लिथियम ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। इस मैप में आप यहां पर देख पाएंगे बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, और ये रीजन कहलाता है द लिथियम ट्रायंगल। एंडीज माउंटेन्स हैं, यहां पर बहुत ज्यादा लिथियम की माइंस हैं। तो ये आप प्रीलिम्स के लिए फैक्ट याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली में सबसे ज्यादा वर्ल्ड के लिथियम रिसोर्सेज पाए जाते हैं। लेकिन जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। 49% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड
पेस्टिसाइड फ्लो एंड फॉलोड बाय चिली जहां पर 22% होता है एंड फॉलोड बाय चाइना जहां पर 17% होता है। तो प्रोडक्शन के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, लेकिन सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी सप्लाई चेन में इसलिए आती है बिकॉज सप्लाई चेन कंसंट्रेटेड है। चाहे हम ऑस्ट्रेलियन माइंस की बात करें या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जो माइंस हैं उनकी बात करें, वहां पर इन्वेस्टमेंट की है चाइनीज कंपनीज ने। एक तरह से देखा जाए लिथियम की जो सप्लाई चेन है पूरे वर्ल्ड में, उसके ऊपर ओवरऑल कमांड चाइना का ही है। सेकंड यहां पर अनसर्टेनिटी के पीछे रीजन आता है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स की माइंस हैं वो ज्यादातर फ्रेजाइल एंड अनस्टेबल पार्ट्स में ही पाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम कोबाल्ट की बात करें, 68% जो कोबाल्ट की रिसोर्सेज हैं वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहां पर 2 गृह युद्ध हो चुके हैं एंड यहां पर अनस्टेबिलिटी हमेशा बनी रहती है, तो ये एक कंफ्लिक्ट रिडन जगह है जहां पर माइनिंग करना काफी डिफिकल्ट है। इसके बाद सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है जहां पर 20% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व्स हैं। लेकिन अगेन यहां पर जो सप्लाई चेन है वो चाइना के द्वारा ही डोमिनेट की जाती है। हालांकि कोबाल्ट की रिजर्व्स की बात करें तो चाइना में सिर्फ 1% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व है, बट स्टिल चाइना ने कॉन्गो के साथ डायरेक्ट डील्स की हैं वहां पर माइनिंग करने के लिए, और इस वजह से कोबाल्ट के केस में भी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसे चाइना ही डोमिनेट करता है। तो ये अनसर्टेनिटीज है इन द सप्लाई चेन ऑफ दीज क्रूशियल एलिमेंट्स। चाइना को क्या फेवर करता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं, क्यों चाइना एक डोमिनेंट फैक्टर बन पाया है। देखिए, इलेक्ट्रो इकोनॉमी में मींस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरीज बन रहे हैं और जो भी इससे रिलेटेड इकोनॉमी है उसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसमें चाइना का जो राइज है वो मीटियोरिक रहा है। देखिए, अर्ली बर्ड रहा है चाइना, मींस जिस समय पर ये टेक्नोलॉजी एडवांस होनी शुरू हुई उसका सबसे पहले एडवांटेज चाइना ने ही लिया है, और इसका एडवांटेज उठाते हुए चाइना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रेड और इंडस्ट्री को सिस्टमैटिक तरीके से अपनी कंट्री में बनाया है। 2010 से शुरू करके चाइना की जो इलेक्ट्रो इकोनॉमी है वो पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन को डोमिनेट कर पाई है। अपस्ट्रीम माइनिंग की बात करें तो चाइना में काफी रिसोर्सेज मिलते हैं, लेकिन जो नहीं मिलते हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाकर के डायरेक्ट डील के थ्रू चाइना माइन कर रहा है। ऐसे ही मिड स्ट्रीम प्रोडक्शन की बात करें तो बैटरी ग्रेड केमिकल्स, कैथोड एंड एनोड की काफी इंडस्ट्रीज चाइना में लगाई गई हैं, और डाउन स्ट्रीम प्रोडक्शन में मींस जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि लिथियम आयन बैटरी सेल्स बनाना या और दूसरे एंड प्रोडक्ट्स बनाना, तो इसमें भी चाइना सबसे आगे रहा है। तो तीनों ही जो सेक्टर्स हैं, अपस्ट्रीम माइनिंग, मिड स्ट्रीम प्रोडक्शन और डाउनस्ट्रीम प्रोडक्शन, इसमें चाइना की ही डोमिनेंस है। इस समय पर हाल ये है कि 70 से 80% तक जो मोस्ट क्रिटिकल मिनरल्स का ग्लोबल ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड में वो चाइना के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। एक लंदन बेस्ड प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी है बेंचमार्क मिनरल इंटेलिजेंस, 2019 में उन्होंने जो डेटा जारी किया उससे पता चलता है कि जो बैटरी मिनरल्स का ग्लोबल माइन आउटपुट होता है, मींस माइनिंग से जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसमें 23% ही चाइना प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसके बावजूद जो चाइना की केमिकल कंपनीज हैं वो वर्ल्ड में जितना भी प्रोसेस्ड बैटरी ग्रेड रॉ मटेरियल बनता है उसमें से 80% प्रोड्यूस करती हैं, जबकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की बात करें जैसे कि कैथोड है या फिर एनोड है लिथियम आयन बैटरीज के लिए, उसका वर्ल्ड प्रोडक्शन में से 66% चाइना में होता है। और अगर हम बैटरी सप्लाई चेन की बात करें फाइनल प्रोडक्ट की, उसमें से 73% जो प्रोडक्शन है उसे चाइना ही डोमिनेट करता है। तो एक तरह से पूरी ही सप्लाई चेन पर चाइना की ही डोमिनेंस है। इनफैक्ट 2020 की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का जो पूरा बैटरी सेल का प्रोडक्शन है उसमें से 63.2% शेयर चाइना का था और सेकंड प्लेस पर यूएस था विद जस्ट 14.2%। तो यहां पर 50% से भी ज्यादा का डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड प्लेस के बीच में। तो इतना ज्यादा डोमिनेट चाइना इस पूरे ही सप्लाई चेन को कर रहा है। अब कैसे ये कर पाया है? अग्रेसिव डोमेस्टिक पॉलिसी चाइना में अपनाई गई है इलेक्ट्रो इकोनॉमी में इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए एंड मार्केट को भी बिल्ड करने के लिए। इंडस्ट्रियल प्लान्स बनाए गए, चाइना में भी 5 ईयर प्लान्स बनते हैं जो कि पहले इंडिया में भी बनते थे। तो जो प्लान्स बनाए गए हैं उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को टारगेट किया गया है, इसका मार्केट साइज बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट करना, और पॉलिसीज को आइडेंटिफाई किया गया है, जो फंडिंग रिक्वायर्ड है उसे रिकॉग्नाइज किया गया है, और ये सभी
प्रोवाइड भी की जा रही हैं टू मीट द टारगेट्स। डाइवर्स सेट ऑफ पॉलिसीज बनाई गई हैं, जैसे कि पायलट प्रोग्राम्स छोटे बेसिस पर, स्मॉल बेसिस पर शुरू किए जाते हैं और अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो उन्हें बड़ा बनाया जाता है। सेंट्रल एंड लोकल लेवल्स पर सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही हैं ऐसी कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को, टैक्स ब्रेक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रोडक्शन के टारगेट्स बनाए गए हैं, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड सो ऑन। इस तरह से अग्रेसिव पॉलिसीज चाइना अपना रहा है इलेक्ट्रो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। बोथ फिस्कल और नॉन फिस्कल मेजर्स भी लिए जा रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट आप कैसे ग्रो करेंगे, इसमें व्हीकल्स के लिए लाइसेंसिंग प्रोवाइड करना, इसमें कुछ छूट देना, रोड एक्सेस देना ऐसे व्हीकल्स को, पार्किंग स्पेस बनाना, चार्जिंग के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, और गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी की जाती हैं इलेक्ट्रिक टैक्सीज के लिए और ऐसे ही दूसरे पर्पसेस के लिए। तो ये सभी कारण है जिसकी वजह से चाइना इस पूरी सप्लाई चेन को डोमिनेट कर पा रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस संदर्भ में इंडिया की क्या प्रिपरेशन है। 2019-20 की अगर हम बात करें तो इंडिया ने ₹8,500 करोड़ वर्थ ऑफ लिथियम आयन बैटरीज इंपोर्ट की हैं एंड सेम वाज द केस इन 2018-19 ऑल्सो। इंडिया में जो इलेक्ट्रो इकोनॉमी है उसका स्कोप बढ़ रहा है। 2014-15 से कंपेयर करें तो 6 फोल्ड राइज हो चुका है, लेकिन इंडिया इंटायरली ग्लोबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी एंड बेटर टू से चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है इस एनर्जी ट्रांजिशन में फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स टू द ग्रीनर फ्यूल्स। सरकार के द्वारा फेम दैट इज फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये स्कीम लॉन्च की गई है। 2015 में इसे लॉन्च किया गया। अब इसका फेज 2 चल रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, उनके प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना एंड उसका मार्केट बनाना, इसके ऊपर ये स्कीम काम कर रही है। और ऐसे ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम भी रिसेंटली लॉन्च की है पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी के समय पर। इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इसके लिए ₹18,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो बैटरी है, मींस इसमें जो एनोड है, कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइट है, इस पूरी केमिस्ट्री को डेवलप किया जाएगा। तो इस तरह के स्टेप सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स, जिसमें ये सभी स्टेट्स आते हैं टू नेम अ फ्यू, इन्होंने या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी बना ली है या फिर ये इन पॉलिसीज को फ्रेम कर रहे हैं। कैपिटल सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि जो यूनियन गवर्नमेंट के जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं जैसे कि फेम स्कीम है उसे मैच किया जा सके। और भी स्टार्टअप्स हैं, नॉन कन्वेंशनल प्लेयर्स भी हैं और स्टार्टअप्स और ज्यादा बेहतर तरीके से इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स पर काम कर पा रहे हैं। इस समय पर इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो टू व्हीलर सेगमेंट में इंडिया तरक्की कर रहा है। आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं जो टू व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं वो जरूर देखे होंगे, ई स्कूटीज हैं या ई बाइक्स हैं। कंपेयर करें तो इंडिया में 3,400 E4 व्हीलर्स की सेल हुई थी 2019-20 में, जबकि 600 ई बसेस की सेल हुई थी, लेकिन 1,52,000 के करीब E2 व्हीलर्स की सेल हुई थी। तो इस तरह से इंडिया धीरे धीरे तरक्की कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर फॉर ऑल द रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड इन दीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, जो इंटरनल कंबशन इंजन की इकोनॉमी है उसमें सबसे पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने सबसे पहले इनोवेशन किया, उन्होंने ही इस सेक्टर को डोमिनेट किया। लेकिन जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की इकोनॉमिक्स है इसमें इंडिया के पास एक चांस है टू स्टे अहेड ऑफ द ग्लोबल कर्व, बिकॉज इस समय पर ज्यादा इस सेक्टर को चाइना ही डोमिनेट कर रहा है। अगर इंडिया में भी तरक्की की जाएगी तो इंडिया भी इस सेक्टर में काफी आगे बढ़ सकता है। इसके लिए जो ट्रेड हो रहा है उसमें रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। बैटरी मिनरल्स और जो माइंस हैं उन्हें हमें एक्सेस करना चाहिए डिफरेंट सोर्सेज से, बट स्पेशली जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और मार्केट है उसका डेवलपमेंट करना नेसेसरी है। इलेक्ट्रो इकोनॉमी इनएविटेबल रियलिटी है। हमेशा हम फॉसिल फ्यूल से अपने व्हीकल्स को नहीं चला सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमें इलेक्ट्रो इकोनॉमी में एंगेज होना ही होगा। जितनी जल्दी इंडिया इलेक्ट्रो इकोनॉमी में एंगेज होगा, इसके लिए प्रिपेयर करेगा, उतना ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट इंडिया हार्नेस कर पाएगा। एंड इलेक्ट्रो इकोनॉमी के ऑब्वियसली और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं जैसे कि लो कार्बन एमिशन, इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी काफी ज्यादा हैं, बट इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो इंडिया हार्नेस कर पाएगा। बट अगेन इसके लिए ट्रेड में काफी ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री और मार्केट को डेवलप करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड आर्टिकल की तरफ। मास पॉवर्टी इज बैक इन इंडिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक ने
इंडिया को ऐसे टाइम पर स्ट्राइक किया है जब पहले से ही ओवर अ डेकेड, पिछले लगभग 10 सालों की लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री में चल रही थी। इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही थी बिकॉज कंजम्पशन के ऊपर जो लोगों का एक्सपेंडिचर है वो कम होता जा रहा था, और इस स्लोइंग इकोनॉमी का ज्यादा इंपैक्ट रूरल एरियाज पर हो रहा था बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज में है, ज्यादा कंज्यूमर्स वहां पर है, तो वही ज्यादा इफेक्ट हो रहे थे। एंड सेकेंडली पुअर पीपल स्पेशली रूरल एरियाज में ज्यादा रहते हैं और इस वजह से उनके ऊपर ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा था। इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफिशियल डेटा, पॉवर्टी से रिलेटेड, गरीबी से रिलेटेड जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा है वो 2011 सेंसस का है। हालांकि 2017-18 में NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसमें पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा भी कलेक्ट किया गया था, लेकिन इस डेटा को रिलीज नहीं किया गया है। सरकार का कहना यह है कि इसमें कुछ एरर्स हैं, बट हम इजीली ये परसीव कर सकते हैं कि पॉवर्टी, स्पेशली रूरल पॉवर्टी कंट्री में इंक्रीज इससे पहले, मींस पैंडेमिक से पहले भी कर रही थी। कैसे? अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स काफी हाई हो चुके थे, प्राइवेट सेक्टर में लोगों की जॉब जा रही थी और सरकारी नौकरियां जो है उसमें वैकेंसीज कम आ रही थी। इसी तरह से कंजम्पशन के ऊपर जो लोगों का एक्सपेंडिचर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था, और पब्लिक स्पेंडिंग जो सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया जाता है वो भी एक तरह से स्टैग्नेंट हो चुका था। और ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे पता चलता है कि किसी भी देश में इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है, वेलबींग कैसी है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पैंडेमिक से पहले भी कंट्री में इकोनॉमी में एक स्लो डाउन चल रहा था। लेकिन पिछले एक साल में क्या हुआ है, पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ है, स्पेशली जो रूरल इंडियंस हैं, ज्यादातर जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स हैं, जो कि किसी भी डेफिनेशन से अगर हम देखें तो पुअर ही होते हैं, दे हैव लिव्ड विद इररेगुलर जॉब्स। पिछले एक साल में उन्हें कभी जॉब्स मिली हैं, कभी नहीं मिली हैं, और जिसकी वजह से उनका लाइवलीहुड इंश्योर नहीं हो पाया है। अब उनके पास लाइवलीहुड नहीं है, इनकम का कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है, तो इस वजह से कई लोगों को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है। जैसे कि लोग फूड आइटम्स पर कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, पल्सेस के दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, फूड इन्फ्लेशन इतना हो रहा है, कई लोग इन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम MG नरेगा, ये एक ऐसी स्कीम है जो कि एटलीस्ट 100 डेज का, एक साल में एटलीस्ट 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी करती है। लेकिन ये स्कीम भी एम्प्लॉयमेंट में जो बढ़ती हुई डिमांड है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में बढ़ रहा है। जो पुअर हैं उनके पास कुछ ही सेविंग्स बची हैं जो कि बहुत तेजी से डिप्लीट भी हो रही हैं, और ऐसे में सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक भी कंट्री में आ चुकी है। सिचुएशन एक्सट्रीम डेस्पिरेशन की और ज्यादा ड्रास्टिक सिचुएशन कंट्री में बन चुकी है। जो पुअर हैं और मार्जिनली वेल ऑफ हैं, हम उनके लिए कह सकते हैं कि सभी तरह की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनके लिए बंद हो चुकी हैं। एंड व्हाट डज दिस रिजल्ट इन, इसका रिजल्ट क्या हुआ है? मास पॉवर्टी इन इंडिया। प्यू रिसर्च सेंटर, ये एक वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड एक थिंक टैंक है। इन्होंने वर्ल्ड बैंक का डेटा एनालाइज किया है और उससे एस्टिमेट करके ये पता चलता है 2011 से लेकर के 2019 के बीच में इंडिया में जो नंबर ऑफ पुअर्स हैं उसकी बात करें 340 मिलियन से घट करके सिर्फ 78 मिलियन ही बचे थे। इतनी बेहतर तरक्की इंडिया इस क्षेत्र में कर रहा था। लेकिन 2020 में क्या हुआ है? कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो 78 मिलियन पुअर इंडिया में थे, इसमें 75 मिलियन पुअर और ऐड हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि लगभग 45 इयर्स के बाद इंडिया को फिर से अब कंट्री ऑफ मास पॉवर्टी इस कैटेगरी में रखा जा रहा है। 1970s के बाद एक अनइंटरप्टेड प्रोग्रेस इंडिया ने करी थी पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, मींस ग्रेजुअली इंडिया में पॉवर्टी रिड्यूस ही हो रही थी। इससे पहले इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट क्वार्टर था उसी में इंडिया में गरीबी बढ़ी थी। 1951 से 1974 तक इंडिया में जो शेयर ऑफ पुअर पॉपुलेशन है वो 47 से बढ़कर के 56% तक पहुंच चुका था। लेकिन 1974 से अगर हम कोविड-19 पैंडेमिक से पहले समय तक की बात करें तो इंडिया में ग्रेजुअली पॉवर्टी डिक्रीज ही कर रही थी। बट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक अगेन इंडिया में पहली बार 45 इयर्स के बाद पॉवर्टी इंक्रीज हुई है। इन द रीसेंट टाइम्स इंडिया इमर्ज हुआ था एज द कंट्री विद द हाईएस्ट पॉवर्टी रिडक्शन रेट। सबसे ज्यादा गरीबी भारत में ही कम हो रही थी और दूसरी कंट्रीज भी इंडियन मॉडल से सीख रही थी। लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर का इवैल्यूएशन ये बताता है कि कोविड-19 की वजह से मिलियंस ऐसे लोग हैं इवन इन द अर्बन एरियाज जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे आ चुके हैं। मोर ओवर रिसर्च बताती है कि
जो मिडिल क्लास है इट हैज श्रंक बाय 1/3, इवन जो मिडिल क्लास है उसमें भी 1/3 कमी आ चुकी है। ओवरऑल कटिंग अक्रॉस द पॉपुलेशन और सभी ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स में मिलियंस ऑफ इंडियंस हैं जो कि या तो पुअर बन चुके हैं, जो पहले से पुअर थे और ज्यादा पुअरर वो बन चुके हैं, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो कि एट द ब्रिंक, एट द एज ऑफ बिकमिंग पुअर, इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। अब ये जो कुछ डेटा है इसे हम ग्राफ के थ्रू एनालाइज करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल डेटा क्या कहता है ये डिस्कस करते हैं। देखिए ग्लोबली 2011 से 2019 का डेटा ये बताता है कि हाई इनकम कैटेगरी में 117 मिलियन लोगों का इस टाइम पीरियड में इजाफा हुआ था। इसी तरह से अपर मिडिल इनकम में 297 मिलियन ऐड हुए थे, मिडिल इनकम में 436 मिलियन ऐड हुए थे सबसे ज्यादा, लो इनकम कैटेगरी में 212 मिलियन लोग ऐड हुए थे, और अगर पुअर कैटेगरी की बात करें तो यहां पर रिडक्शन हुआ था 390 मिलियन लोगों का। 2011 से 2019 के बीच में पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 390 मिलियन लोग पुअर कैटेगरी में कम हुए थे, मींस वो अपग्रेड कर चुके थे। अब कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है, ओवरऑल ग्लोबली ही हम बात कर रहे हैं। हाई इनकम कैटेगरी में 62 मिलियन लोग कम हुए हैं, अपर मिडिल इनकम में 36 मिलियन लोग कम हुए हैं, मिडिल इनकम में 54 मिलियन कम हुए हैं, जबकि लो इनकम की बात करें तो 21 मिलियन लोग बढ़ चुके हैं, और पुअर कैटेगरी की बात करें तो 131 मिलियन लोग इस कैटेगरी में ग्लोबली ऐड हो चुके हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। 2011 से 2019 के बीच में हाई इनकम, अपर मिडिल इनकम और लो इनकम, इन सभी कैटेगरीज में इंडिया में लोग बढ़ पाए थे। सबसे ज्यादा लोग बढ़े थे लो इनकम कैटेगरी में, दैट इज 306 मिलियन। लेकिन पॉवर्टी रिडक्शन में काफी तरक्की इंडिया कर पाया था। नंबर ऑफ पुअर 262 मिलियन इंडिया में इस टाइम पीरियड में कम हुए थे। बट कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ है, हाई इनकम कैटेगरी में 1 मिलियन लोग कम हुए, अपर मिडिल में 7 मिलियन, मिडिल इनकम में 32 मिलियन और लो इनकम में 35 मिलियन लोग कम हुए हैं। लेकिन पुअर कैटेगरी में 75 मिलियन के करीब लोग बढ़ चुके हैं। और अगर ग्लोबली हम कंपेयर करें, 131 मिलियन लोग ग्लोबली पुअर कैटेगरी में बढ़े और इसमें से 75 मिलियन सिर्फ इंडिया में ही है। तो दिस इज अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉवर्टी कोविड-19 के समय पर बढ़ी है। वहीं अगर हम चाइना से इंडिया के स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करें तो वहां पर जो पुअर कैटेगरी में लोग हैं सिर्फ 1 मिलियन ही बढ़े हैं। कंक्लूजन क्या है, देखिए यूजुअल बिलीफ ये है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी होगी वैसे वैसे लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। बट द क्वेश्चन इज हाउ, कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा। लोग स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर रहे हैं, जो लोग करना चाहते हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लोगों की सेविंग्स धीरे धीरे खत्म हो रही है, फ्यूचर में स्पेंड करने की कैपेसिटी नहीं है, और जब एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर भी नहीं आ पाएंगे। सरकार के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है बट इट इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू द क्राइसिस सिचुएशन। जो ज्यादातर स्कीम्स शुरू की गई हैं उनका डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को नहीं मिल पाया है, एंड देयर आर चांसेस दैट दिस मे लीड टू परपिचुएशन ऑफ द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन। ऐसे चांसेस भी हैं कि जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है जिसमें पॉवर्टी इंक्रीज हुई है इंडिया में, ये परपिचुएट कर जाए, आगे भी कंटिन्यू कर जाए और लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर ही ना बढ़ पाए। तो जिस तरह से पैंडेमिक कब खत्म होगा, इसका पाथवे क्या है, ये सर्टेन नहीं है, उसी तरह से इस इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन से बाहर आना भी सर्टेन नहीं है। बढ़ते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ, नॉट जस्ट एनीवेयर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। 2014 से 2020 के बीच में पिछले 7 सालों में यूनियन गवर्नमेंट का जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा स्कीम में जो एक्सपेंडिचर था वो रहा है ₹3,83,000 करोड़ के करीब। एक बहुत बड़ा अमाउंट इस स्कीम के लिए स्पेंड किया गया है। ये स्कीम एनहांस करती है लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन द रूरल एरियाज। एटलीस्ट 100 डेज का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट हर साल में लोगों को प्रोवाइड ये स्कीम करती है, और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें सरकार के द्वारा किया भी जाता है। ऑलमोस्ट 40% ऑफ द फंड्स फिजिकल वर्क्स, मैनुअल वर्क्स पर स्पेंड किए जाते हैं, और इसमें भी फोकस होता है वाटर मैनेजमेंट के ऊपर, जैसे कि वाटर स्टोरेज के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इरिगेशन सोर्सेज के जो स्ट्रक्चर हैं वो क्रिएट किए जाना। तो विलेज टैंक्स या फिर पॉन्ड है, इरिगेशन कैनाल है, उनकी डीसिल्टिंग की जाती है, लैंड्स को लेवल किया जाता है
ताकि वहां पर इरोजन ना हो। ऐसे ही एफॉरेस्टेशन एंड सो ऑन। इस तरह के वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो फिजिकल वर्क्स हैं उन पर 40% के करीब एक्सपेंडिचर किया जाता है। इसके पीछे रैशनल ये है कि रूरल एरियाज में वाटर सिक्योरिटी को इंप्रूव करना है, बिकॉज वाटर सिक्योरिटी एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो भी प्रोजेक्ट्स हैं ये ग्राम पंचायत के द्वारा प्लान और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। 15 साल हो चुके हैं। ईयर 2006 में नरेगा स्कीम को शुरू किया गया था, तब से इसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जा रहा है, लेकिन इसके जो आउटकम है दे रिमेन अनसेटिस्फैक्टरी। सक्सेसफुल रिजल्ट इस स्कीम के हमें नहीं मिल पाए हैं। What are the reasons for this poor performance? आज की तारीख में जो वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स नरेगा स्कीम के तहत बनाए गए थे वो डिफंक्ट हो चुके हैं, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी रीजन ये है कि जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं दे आर पुअरली कंस्ट्रक्टेड, उनका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। साउंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस उनकी नहीं होती है, ना प्लानिंग की जाती है, ना कोई प्रॉपर डिजाइन होता है, और प्रॉपर एक्सपर्ट सुपरविजन इन प्रोजेक्ट्स को नहीं मिलता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो भी स्ट्रक्चर होते हैं दे आर पुअरली कंस्ट्रक्टेड और वो अपना डिफाइंड वर्क नहीं कर पाते हैं। दूसरी मेजर शॉर्टकमिंग ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है उसमें जगह की टोपोग्राफी क्या है, हाइड्रोलॉजी क्या है, जियो हाइड्रोलॉजी क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, इनको भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा देखा जाता है कि जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है ऐसी जगह पर ओपन पॉन्ड्स कंस्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए। इसमें क्या होता है, अगर वाटर स्टोर भी होता है तो वो इवेपोरेट हो जाता है, इवन ग्राउंड वाटर वहां से इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट फेलियर हो रहे हैं बिकॉज जो भी अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए जा रहे हैं। लोकल लेवल पर डेटा भी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, जैसे कि जो कैचमेंट एरिया है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कितना रन ऑफ वाटर आ रहा है, कितनी वॉल्यूम को वहां पर स्टोर किया जा सकता है बिना डाउनस्ट्रीम को इम्पैक्ट किए हुए, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, क्या दूसरे चैलेंजेस हैं, इनके रिगार्डिंग डेटा भी लोकल लेवल पर अवेलेबल नहीं है। और जहां पर डेटा अवेलेबल है वहां पर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनके पास नेसेसरी टेक्निकल एक्सपर्टीज ही नहीं है इस डेटा को एनालाइज करने के लिए एंड अकॉर्डिंगली एक्ट करने के लिए। इसका रिजल्ट, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, ओवरसाइज्ड स्कीम्स, ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, ज्यादा सिल्टिंग, ओवर क्राउडिंग ऑफ कैचमेंट एरियाज हो रहा है, बट अल्टीमेटली ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये इतना बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं जितना इन्हें देना चाहिए। अब ऐसे में एक ब्रश अप कोर्स की जरूरत है। टू बिगिन विद हम क्या कर सकते हैं, पूरी कंट्री को 3 ब्रॉड टाइपोलॉजीज, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एग्रो क्लाइमेटिक, हाइड्रोलॉजिकल और जियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं उनके बेसिस पर, और इसके जरिए डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट इंटरवेंशंस, डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा सकते हैं। जैसे कि पहले बात करते हैं ऐसे एरियाज जहां पर नेचुरली एंड फिजिकली वाटर अबंडेंस है, मींस यहां पर रेनफॉल भी होती है और वाटर बॉडीज भी मौजूद हैं, जैसे कि बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल में गैंगेटिक प्लेन्स हैं, ईस्टर्न प्लेट्यू या फिर ओडिशा में ईस्ट कोस्ट प्लेन्स। यहां पर क्या इंटरवेंशंस किए जा सकते हैं, बिकॉज यहां पर हाई टू मॉडरेट रेनफॉल होती है, फ्लड्स के भी चांसेस होते हैं, तो यहां पर फ्लड कंट्रोल और प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू किए जा सकते हैं। एफॉरेस्टेशन, यहां पर पेड़ लगाया जाना, इस पर फोकस किया जा सकता है ताकि सॉइल इरोजन को स्टॉप किया जाए, और रिजर्वॉयर्स में सिल्टिंग ज्यादा होगी बिकॉज यहां पर रिवर्स ज्यादा है, फ्लड्स ज्यादा आती हैं, तो इस वजह से डीसिल्टिंग के प्रोसेस जो हैं उनके प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जा सकते हैं। सेकंड बात करते हैं ऐसे एरियाज जहां पर नेचुरली वाटर अबंडेंस है लेकिन फिजिकली ये वाटर स्कैर्स एरियाज हैं, मींस यहां पर रेनफॉल तो हो जाती है लेकिन वाटर बॉडीज यहां पर ज्यादा नहीं है, जैसे कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयन रीजन्स हैं या फिर वेस्ट कोस्ट प्लेन्स हैं, महाराष्ट्र एंड साउथ में कर्नाटका एंड केरला। ऐसे एरियाज में क्या प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा सकते हैं, जो रन ऑफ वाटर है उसे हार्वेस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा सकते हैं, बिकॉज रेनफॉल तो हो रही है लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, तो हमें स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी है, रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज हम बढ़ा सकें। इसके साथ ही जो सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग है और एम्पाउंडमेंट्स,
पॉन्ड्स हैं, टैंक्स हैं, उन्हें क्रिएट करना, इसके लिए प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट इंटरवेंशंस जैसे कि ड्रेनेज कंट्रोल या फिर गली प्लगिंग, इसमें छोटे छोटे चेक डैम्स बना दिए जाते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए। ऐसे ही ऑन फार्म स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रमोट किया जा सके, स्पेशली हिली एरियाज में। तो ये इन सभी एरियाज के लिए इंटरवेंशन किए जा सकते हैं। थर्डली आते हैं ऐसे एरियाज जहां पर नेचुरली और फिजिकली वाटर स्कैर्स एरियाज है, मींस वहां पर रेनफॉल भी ज्यादा नहीं होती है और वाटर बॉडीज भी ज्यादा नहीं है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा की बात करें, यहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज्यादा गिर चुका है बिकॉज उसका इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, वाटर बॉडीज यहाँ पर ज्यादा नहीं है। इसी तरह से राजस्थान है, सेंट्रल, वेस्टर्न और सदर्न प्लेट्यू रीजन है, गुजरात के प्लेन्स हैं, वेस्टर्न ड्राई रीजन्स हैं। तो इन सभी को थर्ड कैटेगरी में रखा जा सकता है। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अपनाई जाती थी, जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं, इनका रिनोवेशन किया जा सकता है बिकॉज ट्रेडिशनली यहाँ पर वाटर स्टोर किया जाता था, उसी तरह से आगे भी किया जा सकता है। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट यहाँ पर किया जा सकता है। बहुत ही वेरिएबल मॉनसून रेनफॉल होती है, कभी स्कार्स रेनफॉल हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इवेपोरेशन रेट भी ज़्यादा है। तो इन सब फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए यहाँ पर इंटरवेंशंस करनी चाहिए, जैसे कि लैंड को लेवल कर देना ताकि सॉइल इरोजन ना हो, इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। जो कैनाल्स हैं जहां जहां पर हैं उनकी डीसिल्टिंग की जा सकती है, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को रिनोवेट करना। तो ये सभी इंटरवेंशंस इस थर्ड टाइपोलॉजी जो कैटेगरी है इसमें की जा सकती है। एट द एंड हम वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। नरेगा स्कीम के तहत हम सस्टेनेबल एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए केयरफुल रीजनल प्लानिंग जरूरी है और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। सरकार के द्वारा एक बड़ा अमाउंट इस स्कीम में स्पेंड किया जा रहा है, तो पब्लिक फंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसका एक स्मॉल फ्रैक्शन ही अगर साइंटिफिक और टेक्निकल इनपुट्स पर स्पेंड किया जाएगा, प्रॉपर प्लानिंग होगी, एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन होगा, तो सस्टेनेबल एसेट्स बनाए जा सकेंगे जिसके बेनिफिट्स सभी लोग रीप कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मेरे सोशल मीडिया पेजेस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।